आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आज मेहनत करोगे तो कई आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि तुम्हारी जो कमाई होगी वो तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा होगी। और इसे सच कर दिखाया है आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है उन्होंने। उनके बारे में थोड़ा बताऊंगी, उनसे बात करूंगी और उनको आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि आप न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत देख रहे हैं और जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूं और उनसे आपको मिलवाने वाली हूं, उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। मेरे साथ इस समय सुभाष ढींगरा जी हैं जो कि स्नेह इंटरनेशनल स्कूल के को फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 81 में। जी 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 सर, जिस तरीके से आज आपने इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करा है, इसके पीछे क्या एक मिशन था, क्या गोल था आपका? ये एजुकेशन में आना तो एक मिशन ही है जी, क्योंकि ये मेरे एक्चुअली पिताजी की ख्वाहिश थी कि हम इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, और वो भी स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि उनकी सोच थी कि जिस घर में पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो घर तरक्की करेगा। लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, वो सदियों तक उस परिवार का जो परिवार एस्टेब्लिश करता है या जो भी सोसाइटी उसको एस्टेब्लिश करती है, उसका वर्षों वर्षों तक नाम रहता है। ये सबसे अच्छी सोच यही थी। और सबसे बड़ी सोच, और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शिक्षा ही इंसान को आगे की तरफ ले जा सकती है। आज आप हजारों बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और कई सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे आप किसको इंस्पिरेशन मानते हैं? आपने किसकी वजह से इस फील्ड में रुझान अपना रखा? मैंने जैसा अभी बताया, ये सब मेरे पिताजी की सोच थी। उन्होंने, मैं बचपन से उनके वो हर महीने में एक इतवार को या दूसरे 2 इतवारों को बैठ के हमसे बच्चों को एक शिक्षाप्रद बातें बताया करते थे, और उसका जो अल्टीमेट जो उसका एंड रिजल्ट होता था वो यही होता था, बेटे शिक्षा ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा से गरीब परिवार का बच्चा भी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। देखिए, शिक्षा की तो बात हो गई, लेकिन सालों पहले आपने जो सपना देखा था वो सपना कहीं ना कहीं एक तरीके से अधूरा रह गया, मंजिल और मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद आपने जो पुलिस वैन्स बनाई, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रुझान था उस फील्ड में जाने का, इसके पीछे की क्या कहानी? असल में क्या है, ये जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से, तो उसके बाद से मैंने व्यापार में, और मैं व्यापार में बाई चांस आया हूँ। कोई मेरा ऐसी सोच नहीं थी कि व्यापार में आने की, क्योंकि मैं जो इच्छा थी, जो मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना चाहता था, लेकिन आई एम ए बाई चांस बिजनेसमैन। 1977 में मैंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। उसके बाद हमने 1982 में हमें दिल्ली पुलिस का पहला गवर्नमेंट काम एशियाड 82 का अवार्ड हुआ। उसके बाद से लेके टिल टुडे आज तक मेरे जो दिल्ली पुलिस में फोर्स मूवमेंट में जो जिन गाड़ियों में होती है वो बसें मैं ही देता हूँ। सेवा करने का भाव सर आपके अंदर पहले से ही था, क्योंकि आप देश की भी सेवा कर रहे हैं और हजारों बच्चों को जो है एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक समाज सेवक भी हैं आप। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के फीडबैक्स आपको लोगों से आज देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, लोग किस तरह से आपको जो है एक अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, ये इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं किसी शादी ब्याह में हूँ और बच्चे आके मेरे साथ
फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं और अलग से कोई बात, उनके पेरेंट्स अलग से मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। जब मैं एज ए बिजनेसमैन मैं उन शख्सियत को मिल नहीं पाता था, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन कई तरीके की बातें ऐसी होती हैं, आपको उस तरीके से हम सोसाइटी के बहुत जो ऊंची पोस्टों पे लोग बैठे उनसे बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से हमने अपना शिक्षण का ये स्कूल एस्टेब्लिश किया तो मेरी समाज के उन वर्ग के लोगों से भी मेरी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत होती है। जो हाईएस्ट ऑफिस पे जो हमारे पुलिस सर्विसेज के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के हैं, फॉरेन सर्विसेज के हैं, जुडिशरी के हैं। वैसे मैं आपको नाम बताऊं, एक बहुत अच्छे लीजेंडरी दिल्ली जुडिशरी में उनका नाम है श्री एस.एन. ढींगरा जी का, वो भी मेरे भाई जैसे ही हैं। क्योंकि आप एक क्रांतिकारी घर से आते हैं, आपके परिवार के मदन लाल ढींगरा जी, मैं बताना चाहूँगी ये वो शख्सियत थे जिन्होंने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे और लंदन से शायद कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ लंदन में थे और 25 साल की उम्र में ही शायद फांसी हो गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितना गौरवान्वित सर आपको महसूस होता है, क्योंकि एक क्रांतिकारी परिवार से आना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्रांतिकारी उस समय जो एक देश सेवा का जज्बा था वो तो उस समय एक यंगस्टर्स में था ही, लेकिन एक बहुत अच्छे परिवार से जो क्योंकि उस समय के जितने भी पढ़े लिखे परिवार होते थे वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यानी कि उस समय अंग्रेज की सरकार थी तो उससे जुड़े हुए होते थे। तो उसी वजह से उनका वहाँ जाने का, इंग्लैंड जाने का मौका मिला और वहाँ उनका एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में, तो वो वहाँ से पढ़ना शुरू किया उन्होंने। लंदन में उनका जो जिस हॉस्टल में जहाँ इंडिया हाउस में वो रुके थे वहाँ पे अपने सावरकर साहब का उनसे परिचय हुआ और कुछ भी उन विचारधारा उनकी इस तरीके से क्रांतिकारियों के साथ जुड़ी तो उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। एक यंग एज, आप मतलब कि आप ये सोचिए कि 20-22 साल का जो एक यूथ होता है उसको इस तरीके की सोच आना, वो अपने आप में एक अलग ही देशभक्ति की मिसाल है। और आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, वो पहले हिंदुस्तानी हैं जिनकी विदेश में मृत्युदंड दिया गया और जाके विदेश में उन्होंने वो जनरल को गोली। आपने बताया जैसे कि आपके पिताजी का सपना था कि आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी बने, लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं जब पूरा नहीं हुआ, आज ऐसे बहुत से देश में युवा हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसे में उनके अंदर जो है इतना डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। आपने उस क्षण में अपने आप को सर कैसे संभाला था? नहीं, मैं तो सब बच्चों को एक बहुत जो मेरे मन में की सोच है मैं वो बताना चाहता हूँ उनको कि बच्चों खुली आंखों से सपना देखो, बंद आंखों से देख सपने जो होते हैं वो जो आपके मन की बातें होती हैं, जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं वो आपके स्वप्न में आते हैं। लेकिन आप जो खुली आंखों से सपना देखते हो उसे आप देख के और पूरा करने की तरफ चल पड़ें तो आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। और ये क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत आगे की सोचा करता था कि मेरे पास ये होना चाहिए, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। अब उसी की वजह से जो मेरे अंदर एक अपने आप में भावना आती थी कि मुझे एक नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जैसे पौधे, अगर आप बीज को ज़मीन में अंकुरित करेंगे तो वो पेड़ आगे की तरफ बढ़ता है और सूरज जिधर से उसको रोशनी मिलती है वो उसी तरफ पेड़ बढ़ना शुरू हो जाए। ऐसे ही आप अपने अंदर उस तरीके की ज्वाला को ज्वलित कीजिए और उसी रोशनी को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए और ऊंचाइयों की तरफ उठते चले जाइए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुली आंखों से सपना देखो और कुछ ना कुछ जीवन में करने की सोचो।
और मैं एक बच्चों को और भी बात बताना चाहता हूँ, नौकरी करने की ज़्यादा इच्छा मत रखो। नौकरी में ठीक है आपका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा, लेकिन व्यापारी बनने से आप खुद तो रोजगार प्राप्त करते ही हो, लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग हैं, आप ऐसा रोजगार चुनिए जिसमें 2 को, 5 को, 10 को, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप देखें जितने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज वो 1-1 लाख लोगों को, बच्चों को रोजगार दे रहे हैं। ये भावना लेके अगर हमारे बच्चे काम करें तो हम जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं, सन 2047 में हम बहुत सबसे आगे एक हमारा देश होगा, हम उस तरफ तभी बढ़ पाएंगे अगर सब बच्चे इसी तरीके का सपना देखें। बहुत खूबसूरती से आपने सर अपनी बातें रखी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज आप मल्टीपल बिजनेस रन कर रहे हैं, ना सिर्फ इसने इंटरनेशनल स्कूल बल्कि और भी आपके बिजनेस हैं। इन बिजनेस को रन करने के पीछे क्या सक्सेस मंत्र है जो आज के युवाओं में आप देखना चाहेंगे? देखिए, आप जितना अगर आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व नहीं करते हो तो आपको लगेगा कुछ इनकम्प्लीट सा है लाइफ में। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है, मैं उस दिन ज़्यादा फ्रेश महसूस करता हूँ। मेरे पास 2, 4, 5 तरीके की डिफ़िकल्टीज़ मैं जब फेस करता हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो बहुत अच्छा काम करता है, और मैं जिस दिन कुछ ऐसा काम नहीं होता तो मैं उस दिन डल फील करता हूँ। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, मैं आज हमारी एक यूनिट है DR ऑटो इंडस्ट्रीज़, हम उसमें आज रेलवे के पार्ट्स बनाते हैं, और इवन आज हम धीरे धीरे जो रेलवे के एक छोटे पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाने से जो हमारी इन्वॉल्वमेंट इंडियन रेलवेज के साथ शुरू, आज हम पूरा कोच बना रहे हैं। उस दिन बहुत अच्छा लगा, 2 बार इस बार जो अयोध्या से वंदे भारत स्टार्ट हुई है उसमें लाइट्स हमारी लगी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। तो उसका एक पीछे हमारी एक और ट्रेन में कुछ लाइट्स लगी थी, तो प्रधानमंत्री जी गए रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री, तो उसमें उस लाइट्स को ऑन ऑफ होते देख हमारे को बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारी फैक्ट्री की बनी हुई लाइट्स हैं। तो इसलिए अब और तरीके के कई कामों में हम हैं, तो जिससे अब हम दिल्ली मेट्रो में भी हमारी लाइटें जो भी रिप्लेसमेंट होती है दिल्ली मेट्रो की लाइट, वो हमारी ही लाइट से रिप्लेस होती है। क्या बात है सर, आप नेशन को कितना ज़्यादा सर्व कर रहे हैं। खुशी होती है इन सब बातों को जो है जिस तरह से आपने शेयर किया। लेकिन बात अगर आपने अयोध्या की है तो राम जन्मभूमि में जिस तरीके से 500 साल बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम लला आए, आप एक देशभक्त होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते और एक जो है हिंदुत्व के प्रचारक होने के नाते आप इस पर कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए, इसमें तो इतना गौरव महसूस करते हैं। मैं उस दिन जिस दिन पहली फ़्लाइट स्पाइसजेट की दिल्ली एयरपोर्ट से टर्मिनल 2 से अयोध्या गई, मैं उस समय वहीं मौजूद था। और इंटरव्यू वो मैं शायद TV 18 वाले इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। मैं क्या, जो चीज़ मैं ऐसे लग रहा है आई एम इन 7 हेवन, मतलब कि मैं 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ हूँ। इससे बड़ी खुशी की किसी भी भारतीय के लिए, मतलब कि मैं इसको ये नहीं कहता कि उसमें सिर्फ हिंदुओं को ही खुशी है, उसमें हर, चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम भी हमारे ही देश का पार्ट है, उनको भी उतनी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने ये तोड़ा वो असल के मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचा के आप अपना फ़ायदा करें। तो इसलिए तो अब अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, मुस्लिम लोगों का जत्था पैदल चलते हुए राम जन्म के मंदिर में गया और उन्होंने दर्शन किए। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ा जो कल्चर है, तो वो उसको गंगा जमनी सभ्यता जिसे बोलते हैं, उसका विचार जो हम एक दूसरे से मिल के रहे। लेकिन बीइंग ए हिंदू, जो आज से 500 साल पहले जिस जगह पे मैं उस दिन
अभी 1 महीना पहले ही मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आया हूँ और मुझे और भी अच्छा लग रहा है। मैं जब वो मेरे को पंडित जी ने बताया ये नंदी जी का मुंह उधर है, तो कहते हैं अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, मैं वैसे शिव जी का भगत हूँ, मैं बचपन से उन्हीं को ही पूछता आया हूँ, तो आप देखेंगे नंदी का मुंह उधर ही होता है जिधर शिवलिंग होते हैं। तो इसलिए जब ये नंदी जी की स्थापना करी थी तो उधर शिवलिंग थे, तो वो उन्होंने किसी तरीके से उनको वजू खाने में छुपाया या क्या किया, लेकिन अब हाई कोर्ट ने वहाँ पे पूजा होनी शुरू हो गई है, ये उनके और खुशी हो रही है। आपको मतलब चलिए आपने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी की जिक्र किया है, तो एक सवाल आपसे आखिरी ये भी पूछना बनता है कि अब जिस तरीके से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अयोध्या में श्री राम आ चुके हैं, तो अब आपको लगता है कि ज्ञानवापी में भी सरकार उतनी ही जोर शोर से काम करे और आने वाले दिनों में जो मस्जिद है उसे हटाकर अब श्रृंगार गौरी जो है स्थापित है, जो फवारा कहा जा रहा है, जो शिवलिंग को फवारा बताया जा रहा है और वजूखाना बताया जा रहा है, वो जो है एक तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ है सर? नहीं, इतिहास के साथ देखिए, हमें इतिहास में किसी भी राजा ने जिसकी जिस समय जैसी सत्ता थी, उनकी जैसी सोच थी, जो उनके उस समय जो भी राजा होगा मुसलमान, उसके गाइडर फिलॉसफर रहे होंगे, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, उनकी सोच जो भी रही होगी और उन्होंने उस समय उसका विघटन करके उन्होंने मूर्तियों का, मैंने यही कहा है कि किसी भी धर्म का हमें पालन करना चाहिए, उसके गलत रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। और असल का मुसलमान तो मैंने आपसे यही कहा है कि जो सबका भला सोचे वही असल का मुसलमान है, और ऐसे ही हमारे हिंदुओं में होना चाहिए, सब धर्मों में ऐसे ही सिखाया जाता है। लेकिन अगर मुसलमान भाई अपनी इच्छा से, क्योंकि जो कुछ जगहें ऐसी हैं, बहुत मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जिनकी एक एंशेंट वैल्यू है, जिनकी आज जैसे वाराणसी में हम मानते हैं कि वो सबसे पुरानी नगरी है और वहाँ लोग जाके बसते ही इसीलिए हैं कि दोबारा आत्मा मरने के बाद दोबारा उसको जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो जब हिंदू धर्म की इतनी फेथ है वहाँ पे, तो मुसलमान भाइयों को अपने आप ही पीछे हटके और ये इसका कहना चाहिए कि आप इसको संभालें। बिल्कुल सर, ये आपसी सौहार्द और प्रेम की भावना है जिसे हर एक भारतीय इंसान को अपने अंदर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे साथ थे डॉक्टर सुभाष ढींगरा जी, जिन्होंने जो है ना सिर्फ इसने इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं, जिन्होंने जो एजुकेट कर रहे हैं सोसाइटी को, और बल्कि वो कई सारे मल्टीपल बिजनेस भी चला रहे हैं। उम्मीद करती हूँ न्यूज़ 81 की इस खास शख्सियत में आपको सुभाष जी से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 81 मीडिया।